मेरे प्यारे देशवासियों, माझ्या प्रिय देशवासियांनो नमस्कार। नमस्कार। हम देख रहे हैं आपण हे कि पाहत किस आहोत प्रकार से की देश कशा प्रकारे पूरी देश ताकत के पूर्ण साथ ताकदीनं कोविड-19च्या कोविड-19 विरोधातली के लढाई खिलाफ लढत आहे। लढ रहा है। पिछले 100 गेल्या वर्षों 100 में वर्षामधली यह सबसे ही सर्वात बड़ी मोठी महामारी महासाथ आहे और इसी आणि या महासाथीच्या काळातच भारत ने भारतानं अनेक नैसर्गिक संकटांचाही निर्धारानं सामना केलाय। डटकर मुकाबला किया। या काळात इस दौरान अम्फान चक्रीवादळ आलं, अम्फान आया, निसर्ग नावाचं चक्रीवादळ येऊन गेलं, अनेक राज्यांमध्ये महापूर आले, छोटे बड़े लहान मोठे अनेक भूकंप आले, भूस्खलन झालं। अभी अभी अगदी अलीकडेच 10 दिनों में गेल्या 10 दिवसांमध्ये बड़े साइक्लोन देशानं पुन्हा एकदा पश्चिमी तट 2 मोठ्या चक्रीवादळांचा सामना केला। ताउते और पश्चिम किनारपट्टीवर तौते साइक्लोन यास आणि पूर्व किनारपट्टीवर यास ही चक्रीवादळ येऊन गेली। कई या दोन्ही चक्रीवादळांनी अनेक राज्यांवर परिणाम केला आहे। इनसे पूरी ताकत से लड़ी देश आणि देशाची जनता संपूर्ण ताकदीनिशी या संकटाशी झुंजले आणि जीवितहानी कमीत कमी राखण्यात यश मिळवलं। कि पहले के वर्षों की तुलना में आपण सर्वजण हे अनुभवतो आहोत ज्यादा लोगों की की काही वर्षांपूर्वी आलेल्या नैसर्गिक संकटात झालेल्या जीवितहानीच्या तुलनेत आता जास्तीत जास्त लोकांचे जीव आपण वाचवू शकतो। स्थिति में संकटाच्या या कठीण आणि असाधारण परिस्थितीत लोगों ने चक्रीवादळामुळे प्रभावित झालेल्या सर्व राज्यांच्या लोकांनी ज्या प्रकारे मोठं धाडस दाखवलं, बड़े धैर्य के साथ अतिशय धैर्यानं शिस्तबद्धपणे या आपत्तीला तोंड दिलं, किया है। त्याबद्दल आदरपूर्वक मी सर्व नागरिकांचं अगदी आदरपूर्वक नागरिकों आणि अगदी मनापासून कौतुक करू इच्छितो। जिन लोगों ने आगे बढ़ जे लोक स्वतःहून मदत आणि बचाव कार्यामध्ये सहभागी झाले, हिस्सा लिया, त्या सर्व लोकांचं जितकं कौतुक करावं जितनी तितकं कमीच आहे। उतनी कम है। या सर्व लोकांना मी सलाम करतो। सैल्यूट करता हूं। केंद्र सरकार, स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन असे सर्वजण आपदा का सामना एकत्रितपणे या संकटाचा सामना करण्यासाठी कार्यरत आहेत। प्रति अपनी संवेदना या वादळाच्या संकटात जिन्होंने ज्यांनी आपल्या जवळच्या लोकांना गमावलं, त्यांच्याविषयी मी आपल्या सहसंवेदना व्यक्त करतो। उन लोगों के साथ मजबूती या संकटामध्ये ज्यांना नुकसान सोसावं लागलंय, त्या सर्वांसोबत आम्ही सर्वजण अगदी ठामपणे उभे आहोत। मेरे प्यारे देशवासियों, माझ्या प्रिय देशवासियांनो, चुनौती कितनी आव्हान कितीही मोठं असो, भारत का भारतानं केलेला विजयाचा संकल्पही हमेशा नेहमी तितकाच मोठा असतो। देश की देशाची सामूहिक शक्ती और हमारे आणि आपल्याकडे असलेल्या सेवाभावामुळे तूफान से बाहर देश प्रत्येक वादळातून बाहेर पडला आहे। देखा है। अलीकडच्या काही दिवसात आपण पाहिलं हमारे की आमचे डॉक्टर्स, परिचारिका आणि आघाडीच्या फळीवर कार्यरत असलेले योद्धे यांनी कसं स्वतःची चिंता न करता रात्रंदिवस काम केलं और आणि आजही ही मंडळी काम करत आहेत। इस सब के बीच या सर्वांमध्ये काही जणांनी तर जिनकी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये लढा देताना खूप मोठं योगदान दिलं आहे। भूमिका रही, मुझसे मन की बातच्या अनेक श्रोत्यांनी मला श्रोताओं ने या योद्ध्यांविषयी मन की बातमध्ये चर्चा करावी असा आग्रह नमो ॲपवर आणि पत्राच्या माध्यमातून केला आहे। साथियों, मित्रांनो, सेकंड वेव ज्यावेळी दुसरी लाट आली अचानक से ऑक्सीजन त्यावेळी अचानक ऑक्सिजन म्हणजे प्राणवायूची मागणी अनेक पटीने वाढली, ज्यामुळे खूप मोठं आव्हान निर्माण झालं। के दूर वैद्यकीय प्राणवायू देशाच्या अगदी लहान लहान गावांमधल्या भागांपर्यंत पोहोचवणं ऑक्सीजन हे एक मोठं आव्हान होतं। ज्यादा ऑक्सिजन वाहून नेणाऱ्या टँकरचा वेग थोडा जरी वाढला, अगदी लहानशी चूक झाली तर त्या टँकरचा स्फोट होण्याचा धोका असतो। उत्पादन करने वाले औद्योगिक ऑक्सिजनचं उत्पादन करणारे अनेक प्रकल्प देशाच्या पूर्व भागात आहेत। यहाँ से तिथून दुसऱ्या राज्यांमध्ये ऑक्सिजन पोहोचवायलाही काही दिवसांचा अवधी लागतो। देश के सामने देशासमोर आलेल्या या आव्हानाला सामोरं जाण्यात देशाला मदत केली ती क्रायोजेनिक टँकर चालवणाऱ्या चालकांनी, ऑक्सीजन ऑक्सिजन एक्सप्रेसने आणि हवाई दलाच्या वैमानिकांनी, से अनेकों लोग अशा अनेक लोकांनी युद्ध पातळीवर काम करून हजारो लाखो लोकांचे प्राण वाचवले। आज आज मन की बातमध्ये आपल्यासोबत असेच एक सहकारी आहेत। जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेशातल्या जौनपूरमध्ये राहणारे श्रीमान दिनेश उपाध्यायजी। दिनेश जी नमस्कार। सर जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जरा अपने बारे में हमें जरूर बताइए। सर हमारा नाम दिनेश बाबुलनाथ उपाध्याय है। मैं गांव हसनपुर, पोस्ट जमुआ, जिला जौनपुर का निवासी हूं सर। उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ सर। जी। और सर हमारा एक लड़का है, 2 लड़की और औरत और माँ बाप। और आप क्या करते हैं? सर मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूं सर, लिक्विड ऑक्सीजन का।
बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है? हाँ सर, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं दोनों, और मेरा लड़का भी पढ़ रहा है ये सर। ऑनलाइन पढ़ाई भी ठीक से चलती है उनकी? हाँ सर, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अभी बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं, ऑनलाइन में ही पढ़ रही हैं सर। सर 15 से 17 साल हो गया सर, मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूँ सर। अच्छा, आप ये 15-17 साल से सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है आप, एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं। सर हमारा काम ही ऐसा है सर, ऑक्सीजन टैंकर का, कि हमारी जो कंपनी है आइनॉक्स कंपनी, वो भी हमारा लोग का बहुत ख्याल करती है, और हम लोग कहीं भी जाके ऑक्सीजन खाली करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है सर। लेकिन अभी कोरोना के समय में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। हाँ सर, बहुत बढ़ गई है। जब आप अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है? पहले की तुलना में क्या अलग अनुभव? काफ़ी दबाव भी रहता होगा, मानसिक तनाव रहता होगा, परिवार की चिंता, कोरोना का माहौल, लोगों की तरफ से दबाव, मांगे, क्या कुछ होता होगा? सर हमें कोई चिंता नहीं होता, हमें खाली यही होता है कि मैं अपना जो कर्तव्य कर रहा हूँ सर जी, वो हम टाइम पे लेके, अगर हमारे ऑक्सीजन से किसी को अगर जीवन मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत उत्तम तरीके से आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए, आज जब इस महामारी के समय लोग आपके काम के महत्व को देख रहे हैं, जो शायद पहले इतना नहीं समझा होगा, अब समझ रहे हैं, तो क्या आपके और आपके काम के प्रति उनके नजरिए में परिवर्तन आया है? हाँ सर जी, अभी पहले हम ऑक्सीजन के ड्राइवर कहीं भी जाम में इधर उधर फंसे रहते थे, लेकिन आज के डेट में प्रशासन ने भी हमारा लोग का बहुत हेल्प किया, और जहां भी हम जाते हैं, हम भी, हमारे अंदर से एक जिज्ञासा आती है, हम कितने जल्दी पहुंच के लोगों की जान बचाएं सर। चाहे खाना मिले चाहे न मिले, कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं जब टैंकर लेके, और देखते हैं कि हॉस्पिटल वाले हम लोग को वी का इशारा करते हैं, उनके फैमिली लोग जिसके घर वाले एडमिट होते हैं। अच्छा, विक्ट्री का भी बताते हैं? हाँ सर, वी बताते हैं, कोई अंगूठा दिखाता है। हमको बहुत तसल्ली आती है हमारे जीवन में कि हमने कोई अच्छा काम जरूर किया है, जो मुझे ऐसा सेवा करने का अवसर मिला है सर। सारी थकान उतर जाती होगी। हाँ सर, हाँ सर। तो घर आकर के बच्चों से बातें बताते हो आप सब? नहीं सर, बच्चे तो हमारे गांव में रहते हैं, हम तो यहाँ आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट में मैं ड्राइवरी करता हूँ। 8-9 महीने के बाद तब घर जाता हूँ। तो कभी फोन पे बच्चों से बात करते होंगे तो? हाँ सर, बराबर होता है। तो उनके मन में रहता होगा, पिताजी जरा संभालिए ऐसे समय। सर जी, वो लोग बोलते हैं पापा काम करो लेकिन अपने सेफ्टी से करो, और हम लोग सर सेफ्टी से काम करते हैं। हमारा मानगांव प्लांट भी है, और आइनॉक्स बहुत हमारा लोग का हेल्प करता है। चलिए दिनेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके, और देश को भी लगेगा कि इस कोरोना की लड़ाई में कैसे कैसे किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। आप 9-9 महीने तक अपने बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, परिवार को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ लोगों की जान बच जाए। जब ये देश सुनेगा ना, देश को गर्व होगा कि लड़ाई हम जीतेंगे, क्योंकि दिनेश उपाध्याय जैसे लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जो जी जान से जुटे हुए हैं। सर जी, हम लोग कोरोना को किसी ना किसी दिन जरूर हराएंगे सर जी। चलिए दिनेश जी, आपकी ये भावना, यही तो देश की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और आपके बच्चों को मेरे आशीर्वाद कहिएगा। ठीक है, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। साथियों, जैसा की दिनेश जी बता जसं रहे दिनेश जी थे, सांगत होते वाकई जब त्यानुसार ज्यावेळी एक टँकर चालक ऑक्सिजन घेऊन रुग्णालयामध्ये पोहोचतो त्यावेळी तो देवाने पाठवलेला दूतच वाटतो। समझ सकते हैं आपण हे नक्की समजू शकतो की हे काम किती जोखमीचं आहे और इसमें कितना आणि ते करताना किती मानसिक दडपण येत असेल। मित्रांनो, आव्हानाच्या काळामध्ये ऑक्सिजनची वाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी भारतीय रेल्वेनंही पुढाकार घेतला आहे। ऑक्सिजन एक्सप्रेस, ऑक्सिजन रेल्वेनं रस्त्यावरून जाणाऱ्या ऑक्सिजन टँकरपेक्षा कितीतरी जास्त वेगानं आणि कितीतरी मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवला आहे। आपल्या माता भगिनींना हे जाणून नक्कीच अभिमान वाटेल की एक ऑक्सिजन एक्सप्रेस तर संपूर्णपणे महिला चालवत आहेत। देशाच्या प्रत्येक महिलेला या गोष्टीचा अभिमान वाटेल। इतकंच नाही तर प्रत्येक हिंदुस्थानी व्यक्तीला महिलांच्या या कार्याचा अभिमान वाटेल। ऑक्सिजन एक्सप्रेस चालवणाऱ्या लोको पायलट शिरीषा गजनीजी यांना मी मन की बात मध्ये आमंत्रित केलं आहे। शिरीषा जी, नमस्ते। नमस्ते सर।
कैसे है सर? मैं बहुत ठीक हूँ शिरिषा जी। मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पायलट के रूप में काम कर रही हो और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रही है। शिरिषा जी, आप बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। कोरोना काल में आपकी तरह अनेक महिलाओं ने आगे आकर कोरोना से लड़ने में देश को ताकत दी है। आप भी नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन देश जानना चाहेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? सर मुझको मोटिवेशन मेरा फादर मदर भी है सर। मेरा फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर। एक्चुअली आई एम हैविंग 2 elder sisters. We are 3 members, ladies only. But my father giving very encourage to work. My first sister doing government job in bank work, and I am settled in railway. My parents only encouraging me. अच्छा शिरिषा जी, आपने सामान्य दिनों में भी रेलवे को अपनी सेवाएं दी हैं, ट्रेन को स्वाभाविक चला है। लेकिन जब ये एक तरफ ऑक्सीजन की इतनी मांग और जब आप ऑक्सीजन को लेके जा रही है तो थोड़ा जिम्मेदारी भरा काम होगा, थोड़ी और जिम्मेवारी होगी। सामान्य गुड्स को ले जाना अलग बात है, ऑक्सीजन तो बहुत ही डेलिकेट भी होती है चीजें। तो क्या अनुभव आता था? मैं हैप्पीली फील किया ये काम करने के लिए। ऑक्सीजन स्पेशल देने के टाइम में सभी देखिए सेफ्टी का वाइज, फॉर्मेशन वाइज एनी लीकेज है। नेक्स्ट इंडियन रेलवे भी सपोर्टिव है सर। ये ऑक्सीजन चलाने के लिए मुझको ग्रीन पाथ दिया ये गाड़ी चलाने के लिए। 125 किलोमीटर 1.5 आवर में रीच हो गया। इतना रेलवे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मैं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वाह, चलिए शिरिषा जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपके पिताजी माताजी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने तीनों बेटियों को इतनी प्रेरणा दी और उनको इतना आगे बढ़ाया और इस प्रकार का हौसला दिया है। और मैं समझता हूं ऐसे माँ बाप को भी प्रणाम और आप सभी बहनों को भी प्रणाम, जिन्होंने इस प्रकार से देश की सेवा भी की और जज्बा भी दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिरिषा जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आपका ब्लेसिंग चाहिए सर बस मुझे। परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। साथियों, मित्रांनो, आपण आता शिरीषाजी यांचं बोलणं ऐकलं। त्यांचे अनुभव प्रेरणा देतात, तसंच भावुकही करतात। वास्तविक ही लढाई इतकी मोठी आहे की यामध्ये रेल्वेप्रमाणेच आपला संपूर्ण देश पाणी, जमीन आणि आकाश अशा तीनही मार्गांनी कार्यरत आहे। एकीकडे रिकामे केलेले टँकर्स हवाई दलाच्या विमानांनी ऑक्सिजन प्रकल्पांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम सुरू आहे, तर दुसरीकडे नवीन ऑक्सिजन प्रकल्प उभे करण्याचं कामही पूर्णत्वाला येत आहे। त्याचबरोबर परदेशातून ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स आणि क्रायोजेनिक टँकर्सही देशात आणले जात आहेत। त्यामुळेच या कामात नौदल जुंपलं आहे, हवाई दलही कार्यरत आहे, लष्करही काही जबाबदारी स्वीकारून काम करत आहे आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था म्हणजे DRDO सारख्या आपल्या संस्थाही कार्यरत आहेत। आपले कितीतरी संशोधक, औद्योगिक क्षेत्रातले तज्ज्ञ, तंत्रज्ञ युद्ध पातळीवर काम करत आहेत। ही मंडळी करत असलेल्या कामाची माहिती घेण्याची, त्यांच्या कामाचं स्वरूप जाणून घेण्याची जिज्ञासा सर्व देशवासियांच्या मनात आहे। म्हणूनच आज आपल्यासोबत हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन पटनायकजी बोलणार आहेत। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मैं ग्रुप कैप्टन AK पटनायक हूँ, वायुसेना स्टेशन हिंडन से बात कर रहा हूँ। पटनायक जी, कोरोना से लड़ाई के दौरान आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। दुनिया भर में जाकर के टैंकर लाना, टैंकर यहाँ पहुँचाना। मैं जानना चाहूँगा कि एक फौजी के नाते एक अलग प्रकार का काम आपने किया है। मरने मारने के लिए दौड़ना होता है, आज आप जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है? सर, इस संकट के समय में हमारे देशवासियों को मदद कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का काम है सर। और ये जो भी हमें मिशंस मिले हैं, हम बखूबी से उसको निभा रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विसेज जो हैं हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है सर, इसमें जो हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो बहुत ही हाई लेवल पे है और इसी की वजह से हम कंटिन्यूअस ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। कैप्टन, आप इन दिनों जो प्रयास किए हैं और वो भी कम से कम समय में सब कुछ करना पड़ा है, उसमें अभी इन दिनों क्या रहा आपका? सर, पिछले 1 महीने से हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन टैंकर्स और लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन दोनों से उठा रहे हैं सर। करीब 1600 सॉर्टी से ज्यादा एयरफोर्स कर चुकी है और 3000 से ज्यादा घंटे हम उड़ चुके हैं।
करीब 160 इंटरनेशनल मिशन कर चुके हैं, जिस वजह से हम हर जगह से ऑक्सीजन टैंकर्स, जो पहले अगर डोमेस्टिक में 2 से 3 दिन लगते थे, हम उसको 2 से 3 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं सर। और इंटरनेशनल मिशन में भी विद इन 24 आवर्स कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक ऑपरेशंस करके पूरी एयरफोर्स इसमें लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने ज्यादा टैंकर ला सकें और देश की मदद कर सके सर। कैप्टन, आपको इंटरनेशनल में अभी कहाँ कहाँ दौड़ भागना पड़ा? सर शॉर्ट नोटिस पे हमें सिंगापुर, दुबई, बेल्जियम, जर्मनी और यूके, ये सब जगह पे डिफरेंट फ्लीट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स सर, IL-76, C-17 और बाकी सारे विमान गए थे, C-130, जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये मिशन प्लान करके हमारी ट्रेनिंग और जोश की वजह से हम टाइमली इन मिशन को कंप्लीट कर पाए सर। देखिए, इस बार देश गर्व अनुभव करता है कि जल हो, थल हो, नभ हो, हमारे सारे जवान इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे हैं। और कैप्टन, आपने भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है, तो मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। सर थैंक यू सो मच सर। हम अपनी पूरी कोशिश में जी जान के साथ लगे हुए हैं और मेरी बेटी भी मेरे साथ है सर, अदिति। अरे वाह! नमस्ते मोदी जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। अदिति, आप कितने साल की हैं? मैं 12 साल की हूँ और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो ये पिताजी बाहर जाते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं। हाँ, तो उनके लिए मुझे बहुत प्राउड लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि वो इतना सब महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जो सारे कोरोना पीड़ित लोग हैं उनकी मदद इतनी ज्यादा कर रहे हैं और इतने सारे देशों से ऑक्सीजन टैंकर्स ला रहे हैं, कंटेनर्स ला रहे हैं। लेकिन बेटी तो पापा को बहुत मिस करती है ना? हाँ, मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें। वो आजकल ज्यादा घर पे रह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जा रहे हैं और कंटेनर्स और टैंकर्स उनके प्रोडक्शन प्लांट्स तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको टाइमली ऑक्सीजन मिल सके और उनकी जान बच सके। तो बेटा, ये जो ऑक्सीजन के कारण लोगों की जान बचाने वाला काम तो अब घर घर में लोगों को पता चला है। जब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे साथी स्टूडेंट जानते होंगे कि तुम्हारे पिताजी ऑक्सीजन की सेवा में लगे हैं, तो तुम्हारे प्रति भी बड़े आदर से देखते होंगे वो लोग। हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तुम्हारे पापा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और तुम्हें भी बहुत प्राउड लगता होगा। और तब मुझे इतना ज्यादा गर्व अनुभव होता है। और मेरी जो सारी फैमिली है, मेरे नाना नानी, दादी, सब लोग भी मेरे पापा के लिए बहुत प्राउड है। मेरी मम्मी, और वो लोग भी डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी दिन रात काम कर रहे हैं। और सारी आर्म फोर्सेस, मेरे पापा के सारे स्क्वाड्रन के अंकल्स और सारी जो फोर्सेस हैं, सब लोग, सारी सेना बहुत काम कर रही है। और मुझे यकीन है कि सबकी कोशिशों के साथ हम लोग कोरोना से ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटी जब बोलती है ना, तो उसके शब्दों में सरस्वती विराजमान होती है। और जब अदिति बोल रही है कि हम जरूर जीतेंगे, तो एक प्रकार से ये ईश्वर की वाणी बन जाती है। अच्छा अदिति, अभी तो ऑनलाइन पढ़ती होगी? हाँ, अभी तो हमारे सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और अभी हम लोग घर पे भी सारे फुल प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और कहीं अगर बाहर जाना है तो फिर डबल मास्क पहन के और सब कुछ सारे प्रिकॉशंस और पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारी क्या हॉबीज है, क्या पसंद है? मेरी हॉबीज हैं कि मैं स्विमिंग और बास्केटबॉल करती हूँ, पर अभी तो वो थोड़ा बंद हो गया है। और इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौरान मैंने बेकिंग और कुकिंग का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। और मैं अभी सारे बेकिंग और कुकिंग करके, जब पापा इतना सारा काम करके आते हैं तो मैं उनके लिए कुकीज़ और केक बनाती हूँ। वाह वाह वाह! चलिए बेटा, बहुत दिनों के बाद तुम्हें पापा के साथ समय बिताने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा। और कैप्टन, आपको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन जब मैं कैप्टन को बधाई देता हूँ, मतलब सिर्फ आपको ही नहीं, सारे हमारे फोर्सेस, जल, थल, नभ, जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। साथियों, मित्रांनो, वाकई आमच्या या जवानांनी, या योद्ध्यांनी केलेल्या कार्यासाठी देश त्यांना अभिवादन करतो। अशाच प्रकारे लाखो लोक रात्रंदिवस कार्यरत आहेत। ते करत असलेलं काम हे त्यांच्या दैनंदिन कामाचा भाग नाही,
100 वर्षानंतर जगावर अशा प्रकारची आपत्ती आली आहे. एका शतकानंतर इतकं मोठं संकट. म्हणूनच या प्रकारच्या कामाचा कोणालाही अनुभव नव्हता. यामागे केवळ देशसेवेची भावना आणि संकल्पशक्ती आहे आणि याच्याच जोरावर देशानं ते करून दाखवलं जे यापूर्वी कधीच झालं नव्हतं. आपण अंदाज बांधू शकता की सामान्यपणे एका दिवसात आपल्याकडे 900 मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सिजनची निर्मिती व्हायची. आता हे प्रमाण 10 पटींपेक्षा जास्त वाढून सुमारे 9500 मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन होत आहे. हा ऑक्सिजन आमचे योद्धे देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवत आहेत. माझ्या प्रिय देशवासियांनो, ऑक्सिजन पोहोचवण्यासाठी देशात इतके प्रयत्न झाले, इतके नागरिक या कामात जोडले गेले. एक नागरिक म्हणून ही सर्व कामं खूपच प्रेरणादायी आहेत. प्रत्येकानं एक संघ म्हणून आपलं कर्तव्य बजावलं आहे. मला बंगळुरूच्या उर्मिलाजी यांनी सांगितलंय की त्यांचे पती प्रयोगशाळेतले तंत्रज्ञ आहेत आणि असंही सांगितलं की कसे इतकी आव्हानं असूनही चाचण्यांचं काम ते अविरतपणे करत आहेत. मित्रांनो, कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात देशात कोरोना चाचणीसाठी फक्त एक प्रयोगशाळा होती, पण आज 2500हून जास्त प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. सुरुवातीला एका दिवसात 100 चाचण्या होऊ शकत असत. आता एका दिवसात 20 लाखांहून जास्त चाचण्या होत आहेत. आतापर्यंत देशात 33 कोटींपेक्षा जास्त नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली आहे. हे इतकं मोठं काम या सगळ्या सहकार्यांमुळे शक्य झालं आहे. कोरोनाच्या आघाडीवर लढणारे कितीतरी कर्मचारी या नमुने गोळा करण्याच्या कामात कार्यरत आहेत. संक्रमित रुग्णांमध्ये जायचं, त्यांचे नमुने घ्यायचे, ही खरंच किती मोठी सेवा आहे. स्वतःच्या बचावासाठी या सहकार्यांना एवढ्या उकाड्यात सुद्धा सतत PPE किट घालून राहावं लागतं. त्यानंतर हे नमुने प्रयोगशाळेपर्यंत पोहोचतात. म्हणूनच जेव्हा तुमच्या सूचना आणि प्रश्न वाचत होतो तेव्हा मी ठरवलं की आमच्या या मित्रांसोबत सुद्धा चर्चा केली पाहिजे. त्यांच्या अनुभवांमधून आपल्यालाही बरंच काही शिकायला मिळेल. चला तर दिल्लीत लॅब टेक्निशियन म्हणून कार्यरत असणारे आपले सहकारी प्रकाश कांडपालजी यांच्याशी बोलूया. जी नमस्कार. नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी. प्रकाश जी, सबसे पहले तो आप मन की बात के हमारे सभी श्रोताओं को अपने बारे में बताइए. आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं और कोरोना के समय आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि देश के लोगों को इस प्रकार से न टीवी पर दिखते हैं न अखबार में दिखते हैं, फिर भी एक ऋषि की तरह लैब में रह करके काम कर रहे हैं. तो मैं चाहूंगा कि आप जब बताएंगे तो देशवासियों को भी जानकारी मिलेंगी कि देश में काम कैसे हो रहा है. सर, मैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस नाम के हॉस्पिटल में पिछले 10 वर्षों से लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हूँ. मेरा स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुभव 22 वर्षों का है. IELBS से पहले भी मैं दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, रोटरी ब्लड बैंक जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर चुका हूँ. सर, यद्यपि सभी जगह मैंने रक्त कोष विभाग में अपनी सेवाएं दी, परंतु पिछले वर्ष 1 अप्रैल 2020 से मैं IELBS के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीनस्थ कोविड टेस्टिंग लैब में कार्य कर रहा हूँ. निस्संदेह कोविड महामारी में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी साधन संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा, पर मैं इस संघर्ष के दौर को निजी तौर पर इसमें ऐसा अवसर मानता हूँ जब राष्ट्र, मानवता, समाज हमसे अधिक उत्तरदायित्व, सहयोग, हमसे अधिक सामर्थ्य और हमसे अधिक क्षमता के प्रदर्शन की अपेक्षा करता है और आशा करता है. और सर, जब हम राष्ट्र के, मानवता के, समाज की अपेक्षा के और आशा के अनुरूप अपने स्तर पर, जो कि एक बूंद के बराबर है, हम उस पर काम करते हैं, खरा उतरते हैं, तो एक गौरव की अनुभूति होती है. कभी जब हमारे घर वाले भी आशंकित होते हैं या थोड़ा उन्हें भय लगता है, तो ऐसे अवसर पे उनको स्मरण कराता हूँ कि हमारे देश के जवान, जो कि सदैव ही परिवार से दूर सीमाओं पर विषम और असामान्य परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी तुलना में तो हमारा जोखिम जो है कम है, बहुत कम है. तो वो भी इस चीज को समझते हैं और मेरे साथ में एक तरह से वो भी सहयोग करते हैं और वो भी इस आपदा में समान रूप से जो भी सहयोग है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं.
प्रकाश जी, एक तरफ सरकार सबको कह रही है कि दूरी रखो, कोरोना में एक दूसरे से दूर रहो, और आपको तो सामने से होकर के कोरोना के जीवाणुओं के बीच में रहना ही पड़ता है, सामने से जाना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक जिंदगी को संकट में डालने वाला मामला रहता है, तो परिवार को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी ये लैब टेक्नीशियन का काम सामान्य संजोगों में एक है और ऐसी पेंडेमिक स्थिति में दूसरा है, और वो आप कर रहे हैं तो काम के घंटे भी बहुत बढ़ गए होंगे, रात रात लैब में निकालना पड़ता होगा, क्योंकि इतना करोड़ों लोगों का टेस्टिंग हो रहा है तो बोझ भी बड़ा होगा। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी सावधानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर। हमारे ILBS की जो लैब है वो WHO से मान्यता प्राप्त है, तो जो सारे प्रोटोकॉल हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। हम त्रिस्तरीय जो हमारी पोशाक है उसमें हम जाते हैं लैब में, और उसी में हम काम करते हैं, और उसका पूरा डिस्कार्डिंग का, लेबलिंग का और उनको टेस्टिंग का एक पूरा प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। तो सर ये भी ईश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार और मेरे जानने वाले अधिकतर जो अभी तक इस संक्रमण से बचे हुए हैं। तो एक चीज है कि अगर आप सावधानी रखते हैं और संयम बरतते हैं तो आप थोड़ा बहुत इससे बचे रह सकते हैं। प्रकाश जी, आप जैसे हजारों लोग पिछले 1 साल से लैब में बैठे हैं और इतनी जहमत कर रहे हैं, इतने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, जो देश आज जान रहा है। लेकिन प्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से आपकी बिरादरी के सभी साथियों को हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं, और आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद भैया। साथियों, मित्रांनो, मी संवाद तर प्रकाशजी या एका सहकार्यासोबत साधला, पण त्यांच्याशी साधलेल्या संवादातून हजारो प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांच्या सेवेचा दरवळ आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे। या गोष्टींमधून हजारो लक्षावधी लोकांचा सेवाभाव तर दिसून येतोच, सोबतच आपल्या सर्वांना आपली जबाबदारी देखील कळते। ज्या परिश्रम आणि समर्पित वृत्तीनं प्रकाशजींसारखे आपले अनेक सहकारी काम करत आहेत, त्याच निष्ठेनं त्यांना सहकार्य केलं तर कोरोनाला पराभूत करण्यात मोठ्या प्रमाणात मदत होईल। माझ्या प्रिय देशवासियांनो, आता आपण आपल्या कोरोना योद्ध्यांबद्दल बोलत होतो। गेल्या 1.5 वर्षात आपण त्यांचं समर्पण, परिश्रम पाहिले आहेत, पण या लढाईत देशातल्या इतर अनेक क्षेत्रातील अनेक योद्ध्यांचीही मोठी भूमिका आहे। तुम्ही विचार करा, आपल्या देशावर इतकं मोठं संकट आलं, त्याचा परिणाम देशातल्या प्रत्येक यंत्रणेवर झाला। कृषी क्षेत्रानं या हल्ल्यापासून बऱ्याच प्रमाणात स्वतःचं संरक्षण केलं। केवळ सुरक्षितच ठेवलं नाही, तर प्रगती सुद्धा केली, विकास देखील केला। आपल्याला माहिती आहे का की या महासाथीच्या रोगातही आपल्या शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन केलं आहे। शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन केल्यानं देशानं त्यांच्याकडून अन्नधान्याची विक्रमी खरेदी सुद्धा केली आहे। या खेपेस बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांना मोहरीसाठी MSP पेक्षा जास्त भाव मिळाला आहे। अन्नधान्याच्या विक्रमी उत्पादनामुळे आपला देश प्रत्येक नागरिकाला आधार देऊ शकला आहे। आज या संकट काळात 80 कोटी गरीब लोकांना विनामूल्य शिधा वाटप केलं जात आहे, जेणेकरून देशातल्या एकाही गरीब कुटुंबात कुणीही कधीही उपाशी झोपू नये। मित्रांनो, आज आपल्या देशातील शेतकरी अनेक क्षेत्रांमधल्या नवनवीन व्यवस्थांचा लाभ घेत कमाल करत आहेत। आगरताळ्यातल्या शेतकऱ्यांचंच उदाहरण घ्या। हे शेतकरी उत्तम दर्जाच्या फणसाचं उत्पन्न घेतात। या फणसाला देशात आणि परदेशात सुद्धा चांगली मागणी येऊ शकते, म्हणूनच यावेळी आगरतळा येथील शेतकऱ्यांचे फणस रेल्वेनं गुवाहाटी इथं आणण्यात आले। हे फणस आता गुवाहाटीहून लंडनला पाठवण्यात येत आहेत। अशाच प्रकारे तुम्ही बिहारच्या शाही लिचीचं नाव सुद्धा ऐकलं असेलच। सरकारनं 2018 मध्ये या शाही लिचीला GI टॅग सुद्धा दिला होता, जेणेकरून या लिचीचं अधिक नाव होऊन शेतकऱ्यांना तिच्यापासून अधिक फायदा होईल। यावेळी बिहारची ही शाही लिची देखील हवाई मार्गे लंडनला रवाना झाली आहे। आपला देश पूर्व ते पश्चिम, उत्तर ते दक्षिण अशा प्रकारच्या
अद्वितीय स्वाद आणि उत्पादनांनी परिपूर्ण आहे. भरा पड़ा है. दक्षिण भारतातल्या विजयनगरमच्या आंब्यांबद्दल तुम्ही ऐकलं असेलच. आपने जरूर सुना. आता हा आंबा खावासा वाटणार नाही असा कोणी असेल का? इसलिए त्यामुळे आता किसान रेल्वेतून शेकडो टन विजयनगरम आंबे दिल्लीला पोहोचत आहेत. दिल्ली पहुंचा रही. दिल्ली आणि उत्तर भारतातल्या लोकांना विजयनगरमचा आंबा खायला मिळेल आणि विजयनगरमच्या शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पन्न मिळेल. किसान रेल्वेनं आतापर्यंत सुमारे 2 लाख टन शेतमालाची वाहतूक केली आहे. त्यामुळे आता शेतकरी देशाच्या इतर दुर्गम भागात फळ, भाज्या, धान्य अगदी कमी खर्चात पाठवू शकतो. माझ्या प्रिय देशवासियांनो, आज आपण 30 मे रोजी मन की बात करत आहोत आणि योगायोगानं सरकारला आज 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या वर्षांमध्ये देशानं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या मंत्राचा अवलंब केला आहे. देशसेवेसाठी आपण प्रत्येकानं प्रत्येक क्षण समर्पण भावनेनं काम केलं आहे. बऱ्याच देशबांधवांनी मला पत्र पाठवून कळवलं आहे की मन की बात मध्ये मी आपल्या या 7 वर्षांच्या एकत्र प्रवासाबाबत देखील चर्चा केली पाहिजे. मित्रांनो, या 7 वर्षात जे काही साध्य झालं आहे ते देशाचं आहे, देशवासियांचं आहे. आम्ही या वर्षांमध्ये राष्ट्रीय अभिमानाचे अनेक क्षण अनुभवले आहेत. आता भारतावर इतर देशांचा वैचारिक दबाव नाही. भारत आता स्वतःच्या संकल्पानं मार्गक्रमण करत आहे. हे जेव्हा आपण बघतो तेव्हा खूप अभिमान वाटतो. भारत आता आपल्या विरुद्ध कट रचणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर देत आहे हे बघताना आपला आत्मविश्वास आणखी वाढतो. जेव्हा भारत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांशी तडजोड करत नाही, जेव्हा आपल्या सैन्याची ताकद वाढते, तेव्हा आपली खात्री पटते की होय, आपण योग्य मार्गावर आहोत. मित्रांनो, मला देशातल्या कानाकोपऱ्यातून अनेक देशवासियांचे संदेश, त्यांची पत्र येतात. बरेच लोक देशाचे आभार मानतात की 70 वर्षांनंतर त्यांच्या गावात पहिल्यांदाच वीज पोहोचली आहे. त्यांची मुलं प्रकाशात पंख्याखाली बसून अभ्यास करत आहेत. कित्येक लोक सांगतात की त्यांचं गावही आता पक्क्या चांगल्या रस्त्यानं शहराशी जोडलं गेलं आहे. मला आठवतं की आदिवासी भागातील काही लोकांनी मला पत्र पाठवून सांगितलं होतं की रस्ता तयार झाल्यानंतर प्रथमच त्यांना आपणही उर्वरित जगाचा भाग असल्याची जाणीव झाली. याच प्रकारे कुणी बँक खातं उघडण्याचा आनंद सामायिक करतो, तर कुणी वेगवेगळ्या योजनांच्या मदतीनं नवीन रोजगार सुरू करण्याच्या आनंदात मला सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करतो. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर मिळाल्यानंतर गृहप्रवेशाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची अनेक आमंत्रणं मला आपल्या देशवासियांकडून सतत येत असतात. या 7 वर्षांमध्ये मी आपल्या सर्वांच्या अशा कोट्यवधी आनंदांमध्ये सहभागी झालो आहे. अलीकडेच काही दिवसांपूर्वीच गावातल्या एका कुटुंबानं मला जलजीवन अभियानाअंतर्गत घरात बसवलेल्या पाण्याच्या नळाचा फोटो पाठवला. त्या फोटोचा मथळा त्यांनी लिहिला होता, माझ्या गावाची जीवनधारा. अशी बरीच कुटुंब आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या 7 दशकांमध्ये आपल्या देशातील फक्त 3.5 कोटी ग्रामीण कुटुंबांकडे पाण्याची जोडणी होती. पण गेल्या 21 महिन्यांमध्येच तब्बल 4.5 कोटी घरांना शुद्ध पाण्याच्या जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 15 महिने तर कोरोना कालावधीचे होते. देशात असाच नवा विश्वास आयुष्मान योजनेच्या माध्यमातून देखील आला आहे. जेव्हा एखादा गरीब विनामूल्य उपचार घेऊन बरा होऊन घरी येतो, तेव्हा त्याला असं वाटतं की त्याला एक नवीन आयुष्य मिळालं आहे. त्याला विश्वास वाटतो की देश त्याच्या पाठीशी आहे. अशा अनेक कुटुंबांच्या आशीर्वादानं, कोट्यवधी मातांच्या आशीर्वादानं आपला देश सामर्थ्यानं विकासाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. मित्रांनो, या 7 वर्षांमध्ये भारतानं डिजिटल व्यवहारात जगाला एक नवीन दिशा दाखवून दिली आहे.
आज किसी भी आज आपण कोणत्याही ठिकाणी अगदी सहजपणे एका चुटकीत डिजिटल पेमेंट करतो. डिजिटल पेमेंट ते या करने कोरोनाच्या के काळातही फार कोरोना के उपयुक्त समय ठरत में आहे. भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है. देश बांधव स्वच्छता आज के स्वच्छतेप्रती देशवासियों अधिक की जास्त गंभीर जागरूक सतर्कता आणि दक्ष होत आहेत. बढ़ रही. आपण मोठ्या हम प्रमाणात record satellite भी उपग्रह प्रक्षेपित सुद्धा कर रहे हैं प्रक्षेपित करत आहोत और records आणि भी विक्रमी बना स्तरावर रस्ते देखील 7 बनवत आहोत. वर्षों में ही देश या में सत्वर्षात अनेक देशातले पुराने अनेक जुने विवाद वादही संपूर्णपणे शांती शांततेनं और सौहार्द से सामंजस्यानं मिटवण्यात सुलझाए गए. आले आहेत. पूर्वोत्तर से लेकर ईशान्य भारत ते काश्मीर पर्यंत शांति और विकास शांतता का आणि नया विकासाचा एक नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. क्या आपने मित्रांनो, सोचा है तुम्ही कधी विचार केला आहे का की अनेक दशकांपासून ज्या गोष्टी झाल्या नाहीत 7 सालों त्या में सर्व गोष्टी या 7 वर्षात कशा झाल्या? इसलिए संभव हुआ हे सर्व शक्य झालं कारण या 7 वर्षात आम्ही सरकार आणि लोक या नात्यापेक्षा जास्त एक देश म्हणून काम केलं, एक टीम म्हणून काम केलं, टीम इंडिया म्हणून काम केलं. हर नागरिक प्रत्येक नागरिकानं देशाच्या प्रगतीसाठी एक एक पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न केला आहे. हाँ, होय, जहाँ जिथे सफलताएं यश होती असतं तिथे परीक्षा देखील असतात. इन 7 या 7 वर्षात आम्ही 7 एकत्रितपणे बऱ्याच कठीण परीक्षा दिल्या आहेत आणि प्रत्येक वेळी त्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलो आहोत. कोरोना महामारी के रूप कोरोना महासाथीच्या रूपात इतकी मोठी परीक्षा तर सुरूच आहे. ये तो एक हे तर एक असं संकट आहे ज्यानं संपूर्ण जगाला त्रास दिला आहे. कितने ही लोग अनेक लोकांनी आपले जीवलग गमावले आहेत. बड़े बड़े देश मोठमोठे देश सुद्धा या तडाख्यातून वाचलेले नाहीत. इस वैश्विक या जागतिक महासाथीच्या काळात भारत भारत सेवा आणि सहकार्याचा संकल्प घेऊन मार्गक्रमण करत आहे. आम्ही पहिल्या लाटेत सुद्धा जोमानं संघर्ष केला. यावेळी देखील विषाणू विरुद्ध सुरू असलेल्या या लढाईत भारत विजयी होईल. 6 फुटांचं अंतर, मास्कशी संबंधित नियम किंवा मग लसीबाबतचे नियम असू देत, आम्हाला निष्काळजीपणा करून चालणार नाही. हाच आपल्या विजयाचा मार्ग आहे. पुढच्या वेळी जेव्हा आपण मन की बातमध्ये भेटू तेव्हा आपण देशवासियांच्या बऱ्याच प्रेरणादायक उदाहरणांबद्दल आणि नवीन विषयांवर चर्चा करू. तुम्ही तुमच्या सूचना मला अशाच पाठवत राहा. तुम्ही सर्वजण निरोगी राहा. अशीच देशाची प्रगती करत राहा. खूप खूप धन्यवाद.